गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात करेंगे जो बोर एटॉमिक मॉडल है, उस बोर एटॉमिक मॉडल में किसी भी कोष में, ऑर्बिट में, कक्ष में उपस्थित nवे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का मान कितना होगा। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, जो भी बोर ऑर्बिट दिया है उस ऑर्बिट के लिए रेडियस का मान कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर अवधारणा की बात करें, बोर मैन पोस्टुलेट्स की बात करें तो बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार कक्षा में निश्चित दूरी पर नाभिक के चारों ओर गति करता है तथा दो बलों द्वारा प्रति संतुलित रहता है। इट बैलेंस बाय टू फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित रहता है। तो बोर अवधारणा के अनुसार बात करें, अकॉर्डिंग टू द बोर पोस्टुलेट, अपकेंद्रीय बल बराबर होगा केंद्रीय बल के। अब केंद्रीय बल का मान है अपने लिए mv² दैट इक्वल टू हो जाएगा Ze²/r² के, या इसको अपन लिख सकते हैं mv² बराबर Ze²/r। समीकरण नंबर 1। बोर पोस्टुलेट के सेकंड बात करें अपन अवधारणा के, उसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग का मान नियत रहता है। कह सकते हैं mvr बराबर nh/2π के इक्वल होता है। तो यहां से अपन निकाल दें v बराबर nh/2π m इंटू r। इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अपन ने रख लिया, एक अपने पास है mv² बराबर Ze²/r। इसमें v की वैल्यू रख लेते हैं m nh/2π mr का स्क्वायर इक्वल्स टू Ze²/r। यहां से m n² h² अपॉन 4π² m² r² दैट इक्वल टू हो जाएगा अपने Ze²/r। अपन को r निकालना है तो r²/r, उसको इस तरफ ले जाओ, एक m से m कैंसिल कर देते हैं, n² h² 4π² m Ze² हो गया, या r बराबर n² h² अपॉन 4π² m Ze²। इस समीकरण नंबर 3 के द्वारा अपन किसी भी बोर रेडियस nवे कक्ष की रेडियस की गणना कर सकते हैं। अब इसमें भी बात करें समीकरण में, तो इसमें h, पाई, m व e कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इनकी वैल्यू फिक्स है। h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई 22/7, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्लैंक नियतांक और पाई का मान। इन सब की मान की वैल्यू रख के गणना कर देंगे तो अपने लिए हो जाएगा n² Z 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या इसको अपन लिख सकते हैं r इक्वल्स टू रेडियस का मान जो है Z n²/Z 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस समीकरण 4 की सहायता से अपन किसी भी दिए हुए बोर कक्ष के लिए, परमाणु के लिए अपन रेडियस का मान निकाल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो n का मान स्थिर रहने पर
यदि n कांस्टेंट है तो उस स्थिति में r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो उस स्थिति में r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z हो जाएगा। अर्थात जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, उसके बढ़ने पर रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी, त्रिज्या का मान कम होगा। अब यदि z का मान स्थिर रखें, z का मान स्थिर है, इफ z इज कांस्टेंट देन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, अर्थात कोश n का मान, n अपने पास ऑर्बिट है या कोश है अपन कह सकते हैं, बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है, रेडियस इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बात करें, H परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या का मान की गणना कर दें, तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, देन इसके लिए हो गया z बराबर 1, n बराबर 1। H परमाणु है, परमाणु क्रमांक 1 हो गया, प्रथम कोश है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n का मान 1 हो जाएगा। तो उस स्थिति में r इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z 0.529 एंगस्ट्रॉम है। वैल्यू पुटअप कर लें, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। यह हाइड्रोजन के प्रथम कोश के रेडियस को बता रहा। इसी तरह से हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की बात कर लें, तो वहां पर भी z इक्वल्स टू 1 होगा, बट n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। n का मान 2 होने पर r इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो r इक्वल्स टू 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस आ गई 0.5116 एंगस्ट्रॉम। अर्थात अपन कह रहे हैं z का मान स्थिर रहे तो n का मान बढ़ रहा है। पहले कोश की त्रिज्या का मान 5.29 एंगस्ट्रॉम है, 0. और दूसरे कोश की 2.11 एंगस्ट्रॉम है। तो जैसे जैसे एक परमाणु के लिए n का मान बढ़ेगा, रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, त्रिज्या का मान बढ़ेगा। अब यदि अपन कहें दूसरे परमाणु के लिए अपन बात कर लें, हीलियम या He एटम के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर दें, तो z बराबर 2 हो गया, n बराबर 1 हो गया, तो r इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो r इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो r की वैल्यू लिख लें अपन, R का मान आ जाएगा जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या है उसकी आधी हो जाएगी। अर्थात अपन कह रहे हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या का मान डिक्रीज होगा। निकाल देते हैं इसका, इसी तरह से लिथियम एटम के लिए निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, लिथियम के लिए फर्स्ट की बात करें z इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1, तो यहां से भी r इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z 0.529 एंगस्ट्रॉम लिया जा सकता है। तो r इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो r इक्वल्स टू 0.529 अपॉन 3
एंगस्ट्रॉम। यहाँ से इसके कोस की मान निकाला, रेडियस का मान निकाला जाए, अर्थात जैसे जैसे z का मान बढ़ेगा, z का मान बढ़ने पर रेडियस कम होगी और n का मान बढ़ने पर उसके रेडियस का मान इंक्रीज होगा।